हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप देख रहे होंगे रेगुलर न्यूज़ टीवी में, डिबेट में, बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर। अब तो ऑनलाइन भी पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग आप देख सकते हैं संसद टीवी के माध्यम से। और देखकर आपको ताज्जुब भी होता होगा कि कितना अच्छा संसद चल रहा है, कितने अच्छे हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेजे हैं जो रोज़ आपके इशू पर डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं, बड़े सीरियस हैं और बड़े जो भी उनको प्रिविलेजेज मिल रहा है, जो भी सैलरी मिल रहा है, जो आम जनता के पैसे से, उस पे कितना काम कर रहे हैं बखूबी आप सब देख रहे होंगे। बड़ी खुशी होती होगी या दुख होता होगा, ये तो बखूबी आप भी समझ रहे होंगे और हम भी समझ रहे हैं जो परिस्थिति बनी हुई है। और उस परिस्थिति में ये जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है, जिस तरह से जो आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो एक्स ऑफिशियो चेयर पर्सन होते हैं या चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का, जो अपर आप कह सकते हैं हाउस कहा जाता है। अपर हाउस इसलिए कहा जाता है और माना जाता है, राज्यसभा भी कहा जाता है उसको, और राज्यसभा कहा जाता है कि राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सदन माना जाता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट जो है केवल लोकसभा नहीं होता, केवल राज्यसभा नहीं होता, बल्कि तीन इंस्टीट्यूशंस को मिलकर बनता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। अपर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे मैच्योर लोग, डिबेट डिस्कशन करने वाले लोग, एडुकेटेड लोग जाते हैं, ठीक है। और वो रिप्रेजेंटेशन इस रूप में होता है, मतलब उसका कंपोजिशन भी आप देखिएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी एरिया के बहुत बड़े महारथी होते हैं। लेकिन अब वो भी चीज़ें धीरे 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 मतलब उसका भी क्वालिटी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। मतलब अब डिबेट डिस्कशन की जगह जिस तरह से वहाँ पर चाहे वो चेयर हो या जो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, कोई इसमें किसी को आप ये नहीं कह सकते कि वो दूध का धुला हुआ है। जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं हैं ही नहीं। पार्लियामेंट उसी की जगह है जहाँ पर कानून बनते हैं। कानून एक डिस्कशन डिबेट के बाद बनता है, उसकी पूरी की पूरी एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। तो इसके साथ साथ ये समझना बड़ा जरूरी है कि क्या ये देश, जिस देश में एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ये माना जाता था कि जो प्रेसिडेंट है या लोकसभा का स्पीकर है, मतलब आप कहें कि लोअर हाउस जो है उसका स्पीकर है, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होगा, न्यूट्रल होगा। उसी तरह से राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब काम करता है तो ये माना जाता था या विश्वास था लोगों का कि वह न्यूट्रल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर के चीज़ों को वो करता होगा। वो किसी आइडियोलॉजी से अपने आप को अफिलिएट नहीं करेगा, वो किसी सत्ता का जो पॉलिसी है उसको जस्टिफाई नहीं करेगा, बल्कि एक फैलिसिटेटर होता है जो पक्ष हो या विपक्ष उसको मौका दे बराबर पार्लियामेंट्री रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब के से, उस हाउस का जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। हमने एक पीछे भी वीडियो बनाया था जब 18वीं लोकसभा की गठन हो गई थी और फिर से ओम बिरला जब पीठासीन अधिकारी बने थे लोकसभा का, और जो उनका बिहेवियर और विचार था, जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, जिस तरह से बोलते थे लोकसभा में, उससे नहीं लगता था कि ये चेयर अब न्यूट्रल रह गया है। ये साफ साफ झलकता था कि किसी न किसी आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन से वो सारी बातों को कर रहे हैं। और ये बड़ा दुख होता है कि ये कहना कि हम संसद को जो है इस देश का, मतलब आप कहें कि संविधान या इस देश का उच्च आदर्श है, लोकतंत्र का ये मंदिर है। निश्चित तौर पर उसे मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। मंदिर अपने आप में ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये कितने लोगों के अधिकारों का हत्या करता है और कितने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। डिस्क्रिमिनेशन का मंदिरों द्वारा तो पूरा इतिहास है इंडिया के अंदर। कितने जातियों को घुसने नहीं दिया जाता, कितने महिलाओं को घुसने नहीं दिया जाता। आज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चले जाएं किसी मंदिर में, खास करके वो दलित आदिवासी हो तो उसको धोया जाता है। और उस देश में उसको टेम्पल बताना भी अपने आप में सवालिए घेरे में है। और चलिए टेम्पल उसको बता भी दिए, एक बड़ा ही अच्छा प्लेस जहाँ पे समानता और इक्वलिटी की बात होती है, हालांकि होती नहीं है मंदिरों में। और वहाँ जब हम ये विश्वास की बात करते हैं कि वहाँ का अधिकारी
इन सारी चीज़ों से ऊपर होगा। जाति हो, पाति हो, विचारधारा हो, सब चीज़ों से ऊपर उठ करके लोगों को मौका देगा बात करने के लिए। वो अब संसद भवन के अंदर नहीं दिखता है। वो अब संसद भवन के अंदर नहीं दिखता है। और ये साफ साफ जाहिर करता है कि लोकतंत्र और संविधान की जो सत्ता है उसके ऊपर एक क्राइसिस आ रहा है या आते दिख रहा है। ये भी अब दिखता है कि अब कोई हेजिटेट नहीं करता ये बोलने में कि हम किस विचारधारा से प्रेरित हैं। वैसे विचारधारा या वैसे संगठन को साफ साफ ये कहना है कि हम उसके मेंबर है, वो उसके प्रवक्ता की तरह कार्य करना कहीं से ये नहीं बताता है कि आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। संविधान की विचारधारा अपनी होती है, संवैधानिक विचारधारा अपनी होती है। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा के जो सभापति हैं या चेयरपर्सन हैं या चेयरमैन हैं, उनका जो स्टेटमेंट है पिछले आप 3-4 सालों का आप स्टेटमेंट उठा करके देखिए तो साफ साफ पता चलता है कि ये किसी खास विचारधारा से प्रेरित होकर अपनी बातों को कहते हैं। और जब उस पर रिएक्शन होता है तो पूरा का पूरा सत्ता पक्ष भी वही चाहता है कि वही डिबेट और डिस्कशन हो। क्यों नहीं? वो क्यों चाहेगा कि महंगाई पर बात हो? वो क्यों चाहेगा कि भाई अर्बन और रूरल डिवाइड जो क्रिएट हो रहा है, जो इनकम डिवाइड क्रिएट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो बुरी स्थिति है, जो जनता की समस्या उस पर बातचीत हो? वो भी नहीं चाहता और विपक्ष भी नहीं चाहता। और जिस तरह का बायसनेस का आरोप लगा है, ये अपने आप में बताता है कि आने वाले समय में आपका संसद भवन, वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वो डिबेट डिस्कशन का तो फोरम नहीं रह जाएगा। वो डिबेट डिस्कशन का फोरम नहीं रह जाएगा। जो राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने जो आरोप लगाया है और जिस आधार पर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस, जो इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं, जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, ये अपने आप में बात साबित करती है कि विपक्ष जो है उसका कोई विश्वास नहीं रह गया है सभापति के ऊपर। और अगर विश्वास नहीं रह गया तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ही बुरा संदेश है। और इस तरह से दिख रहा है कि वहां पे डिबेट डिस्कशन कैसे हो पाएगा। लाखों करोड़ों खर्चे होते हैं इस डिबेट डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करने में पार्लियामेंट के अंदर, प्रिविलेजेस हैं उनके। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इसमें जनता का सवाल कहां है? कहीं नहीं है। जो आरोप लगाया गया है वो आरोप बड़ा ही सीरियस है। जिस इम्पार्शियलिटी की बात की जाती है, वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, जो पहले ट्विटर होता था वो एक्स पर उन्होंने लिखा है, ठीक है, ट्रैम्पलिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड सबजुगेशन ऑफ ट्रुथ, दैट हैज बिकम द ऑटोक्रेटिक नॉर्म इन द अपर हाउस। तो ये आरोप है कि जो डेमोक्रेसी है उसको आप ट्रैम्पल कर रहे हैं पूरी तरह से, और जो ट्रुथ है उसको पूरी तरह से आप झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को ज्यादा मौका दे रहे हैं। आप एक ऐसे विचारधारा, एक संगठन के प्रवक्ता बन करके बैठे हुए हैं राज्यसभा के अंदर। आप उस हिसाब से, भाई आप जब उस कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको ये नहीं माना जाता कि आप किस विचारधारा से बंधे हुए हैं, आपको ये माना जाता है कि आप संविधान से बंधे हुए हैं। आप संविधान की बात नहीं करते, और संविधान की बात भी करेंगे तो उसके अंदर आप उसकी विचारधारा लेकर के आएंगे। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि पूरे सत्ता और व्यवस्था में वे लोग बैठ चुके हैं और एक तरह से संविधान नाम मात्र का रह गया है, केवल वो कागज रह गया है। बाकी उस पर बैठने वाले लोग एक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत आलोचक होने के नाते यह भी कहा जा सकता है, कोई कह सकता है कि अब इस देश में संविधान की सत्ता नहीं रह गई है, किसी विचारधारा की सत्ता है। वो भले खुलेआम नहीं कह रहे कि हम संविधान के खिलाफ हैं और खिलाफ उसके बात करेंगे, क्योंकि जनता का विद्रोह हो जाएगा और जनता अगले चुनाव में क्या कर सकती है इसका नतीजा संविधान की चर्चा में आप देख सकते हैं। जब संविधान पर खतरे की बात आई तो क्या नतीजा निकला, उसका आप नतीजा देख सकते हैं और आगे भी देखा जा सकता है। इसलिए वो डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे कि हम संविधान के खिलाफ हैं, संवैधानिक विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन लगातार किसी ऐसे पोस्ट पर बैठे व्यक्ति के द्वारा संवैधानिक प्रोविजन को दरकिनार करते हैं, संविधान की विचारधारा को दरकिनार करते हुए एक संगठन की बात और विचारधारा को सबसे आगे रखना, ये बात साबित करता है कि पूरी सिस्टम उस विचारधारा के रंग में रंग चुकी है जो संविधान का विरोधी है। और निश्चित तौर पर सत्ता जिसके पास है, मीडिया जिसके पास है, विपक्ष को इजीली कह दिया जाएगा कि आप गलत हैं। जिस तरह का आरोप लगाया गया उस आरोप का जवाब देना चाहिए संसद भवन में।
कि भाई ये आरोप लगा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, तो भाई वो संविधान से ऊपर है क्या? भाई वो संविधान के तहत हैं, यहाँ पे जनता सबसे ऊपर है। तो अगर जनता को ये डाउट है कि आप नहीं सही काम कर रहे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए, बातचीत होना चाहिए उस पर। आपकी मेजोरिटी है राज्यसभा में, क्यों डर रहे हैं आप? जब विपक्ष ये डिमांड कर रहा है तो आप एक्सेप्ट करिए, नो कॉन्फिडेंस पर बातचीत करिए। तो उल्टे सत्ता पक्ष भी उसी राजनीति में लगा हुआ, और फिर ये ब्लेम जाता है विपक्ष के ऊपर कि ये लोग हाउस को चलने नहीं देते। जो आरोप इन्होंने एक्स पर लगाया है, हमें लगता है कि ऐसा आरोप आज तक किसी नेता प्रतिपक्ष ने सभापति के ऊपर नहीं लगाया होगा। जिस तरह का वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है, हिज फर्स्ट चार्ज अगेंस्ट मिस्टर धनखड़ इज ऑफ सप्रेशन ऑफ अपोजिशन वॉइसेस थ्रू persistent heckling, unwarranted insistence on authentication, unfair remarks, and refusal to list issues of public importance for discussion. He accused him of misuse of power by suspending the members and extending these suspensions beyond a single session. He has misused the sanctity of chair to praise his political ideologue RSS. ये हम नहीं कह रहे हैं, द हिंदू का 13 तारीख का अखबार उठा करके देखिएगा, न्यूज सेक्शन में मिस्टर खड़गे का आरोप है, जो सभापति हैं धनखड़ साहब, उनके ऊपर ये कोर्ट में लिखा हुआ है कि अपने आइडियोलॉग जो आरएसएस है उसका खुल करके ये बड़ाई करते हैं। किस अथॉरिटी में, किस पावर में आता है इनके संविधान के, ये किसी को नहीं पता, बट ये करते हैं। ये आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष ने राज्यसभा में। ये फिर कहते हैं, द चेयरमैन मिस्टर खड़गे सेड डिस्प्ले अनवारंटेड साइकोफेंसी ऑफ गवर्नमेंट विद इन द हाउस एंड ऑल्सो आउटसाइड इट। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया है कि जब सर हाउस में रहते हैं और बाहर रहते हैं, सरकार के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है, और इन सारे एलिगेशन को देखते हुए नो कॉन्फिडेंस लाया गया है। और ये अपने आप में बड़ा हिस्टोरिक भी है और बड़ा ही शेमफुल है कि ये इस तरह के रिजोल्यूशन आ रहे हैं, इस तरह के नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहे हैं सभापति के खिलाफ। फिर उन्होंने और कहा है, कमेंट्स ऑन वॉकआउट्स ऑन वेरियस ओकेजन्स ही हैज इक्वेटेड द प्राइम मिनिस्टर विथ महात्मा गांधी, हैज हेल्ड इट रॉन्ग टू सीक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय ऑपोजिशन। तो अगर सभापति के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर को, एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, कैबिनेट के हेड हैं, ये सभापति से उम्मीद नहीं की जाती है कि वो प्रधानमंत्री, क्योंकि वहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होता है। वहाँ प्रधानमंत्री का कंपैरिजन सभापति महोदय महात्मा गांधी से करते हैं, ताकि ऑपोजिशन कोई सवाल न पूछ पाए। फिर खड़गे साहब लिखते हैं, ही हैज कमेंटेड इवन ऑन वॉकआउट्स बाय ऑपोजिशन इवन दो इट इज वेल ऑनर्ड पार्लियामेंट्री टूल। खड़गे साहब कहते हैं कि अगर वॉकआउट हम लोग करते हैं तब भी उस पर उनका अनवारंटेड कमेंट होता है, जबकि ये लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टूल है। ही फर्दर अक्यूज द चेयरमैन ऑफ नॉट अलाउइंग डिस्कशन अंडर रूल 267, बायस इन संसद टेलीविजन कवरेज एंड इलेक्टिंग की पार्लियामेंट्री टूल्स। मतलब ये भी बोल रहे हैं कि संसद टीवी का जो चैनल है, जो कवरेज है, उसमें ऑपोजिशन को भी जगह नहीं दिया जाता। द ऑपोजिशन मिस्टर खड़गे सेड वाज नॉट अलाउड टू सीक क्लैरिफिकेशन एंड काउंटर क्वेश्चंस। तो ये ऐसा लगता है कि, मतलब हमें लगता है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है मिस्टर धनखड़ के खिलाफ, जो आपके सभापति हैं राज्यसभा के, अभी तक किसी नेता प्रतिपक्ष ने राज्यसभा में ऐसा आरोप नहीं लगाया है पब्लिकली। और ये आरोप लगाया गया है पब्लिकली, और ये न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड है। इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं आपके सामने कि ये दिन जो आप देख रहे हैं, ये दिन बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं आने वाले समय में। जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, जिसको राज्यसभा के रूप में जस्टिफाई करते हैं, जिसको माना जाता है कि डिबेट और डिस्कशन का बहुत अच्छा फोरम है, वहाँ मैच्योर लोग आते हैं डिस्कशन डिबेट करने के लिए। लेकिन जो स्थिति दिख रहा है, चाहे वो ट्रेजरी बेंच के तरफ से हो या ऑपोजिशन की तरफ से हो, इन सब में हमको नुकसान जो सबसे ज़्यादा दिखता है वो जनता का दिखता है, जन मुद्दों का दिखता है, संविधान का दिखता है। साफ साफ दिख रहा है कि संवैधानिक जो प्रावधान है उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। संविधान के आइडियोलॉजी से ऊपर हो गया है सत्ता की आइडियोलॉजी,
संविधान की आइडियोलॉजी से ऊपर हो गया है व्यक्ति की आइडियोलॉजी, उसका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ कमिटमेंट। और अगर ऐसा है तो ये हमारे और आपके लिए चिंता का विषय है। हमारे मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं होगी, उल्टा आरोप प्रत्यारोप लगाया जाएगा सत्ता और विपक्ष के द्वारा। सत्ता का बात ज़्यादा दिखेगा क्योंकि मीडिया और बाकी संसाधनों पर उसका कब्जा है। विपक्ष को निगेटिव तुरंत आप वो कर सकते हैं क्योंकि उसके पास उन संसाधनों पर कब्जा नहीं है। भाई जो 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 बाकी इन्वेस्टर का मुद्दा है, सोरोस का मुद्दा है, वो अलग तरह से आप डिस्कस करिए ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं वो कहाँ हैं? भाई ये देश ना तो कांग्रेस का है ना ही भारतीय जनता पार्टी का है। पक्ष और विपक्ष के चक्कर में जनता के मुद्दे पूरी तरह से बैकग्राउंड में चले गए हैं। वो कब डिस्कस किए जाएंगे? इतने करोड़ों रुपए जो बहाए जा रहे हैं ये जनता कब पूछेगी? कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं। एडुकेशन पर खर्चा करना होता है तो ये बात आती है कि भाई टैक्स के पैसे से फ्री में एडुकेशन मत दीजिए। जनता के पैसे हैं, कॉरपोरेट्स के टैक्स के पैसे हैं। लेकिन इन बेकार डिस्कशंस में जिस तरह से पूरे पार्लियामेंट को किया गया है, कभी डिस्कशन हो ही नहीं पा रहा। व्यक्तिगत कमेंट, ये कमेंट, क्या है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, कौन सा रूल है? और ये सारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के नाम पर। आप कुछ भी कहें, कुछ भी बोले, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। और जनता इस चीज़ को मुद्दा या जनता का ये जो पार्टियां हैं वो कभी मुद्दा बनने नहीं देंगी, इसी को जस्टिफाई करेंगे। उनके पास बहुत सारे टूल्स है आपको मूर्ख बनाने के लिए और हमको वोटर्स को मूर्ख बनाने के लिए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों कि जिस तरह सभापति के खिलाफ आरोप लग रहा है और जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, ये कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, वो टूटते हुए दिख रहा है। आने वाले समय में ये कैसे बचेगा, कैसे डिबेट और डिस्कशन होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का स्पिरिट है डिबेट एंड डिस्कशन। लोकसभा स्पीकर या सभापति का रोल ये है कि दोनों पार्टी को, पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको मौका देना, वो फेलिसिटेट करना सारे डिस्कशन को। लेकिन जब सभापति जो अंपायर है वही पक्ष लेने लगे तब ये सिस्टम चलेगा कैसे? संवैधानिक जो व्यवस्था है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, उसी पर यह सवाल उठाने जैसा है और उठ भी रहा है। जिस तरह से संसद चल रही है वो अपने आप में सवालिया निशाने पर है कि इस तरह से पार्लियामेंट चलता है क्या? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो किसके भरोसे संविधान चलेगा? और राजेंद्र प्रसाद का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अपने, उनका स्टेटमेंट याद आता है कि संविधान आप कितना भी बढ़िया बना दीजिए, उसके चलाने वाले लोग कैसे हैं इस पर निर्भर करता है कि वो संविधान कितना अच्छे से लागू होगा। और हमें नहीं लगता कि अच्छे से लागू हो रहा है। आपको लगेगा ये नकारात्मक बातें हैं, लेकिन सकारात्मक बात होती क्या है? सकारात्मक बात होती क्या है? ये कि जो हो रहा है उस पर आंख बंद कर लीजिए और चुपचाप ये मान लीजिए कि ये सब नकारात्मक बातें हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं इसलिए देश आगे चला जाएगा। ऐसे देश नहीं चलता है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। देखिए, विचार करिए कि संसद में जो हो रहा है वो कितना अच्छा हो रहा है, जो उसके पदाधिकारी है वो कितने अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, जो पक्ष है, जो विपक्ष है, क्या वो दूध का धुला हुआ है इन सब मामलों में? इस पर भी विचार करिए और कोशिश करिए कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण करें, एक बेहतर देश का निर्माण करें, विकसित भारत बनाएं। लेकिन आधे आबादी को काट करके नहीं, आधे लोगों को बहस और डिस्कशन से वंचित करके नहीं, सबको शामिल करके तब शायद एक मुकम्मल विकसित भारत बनेगा। ऐसे नहीं कि किसी को अगर न्यूट्रल रोल दिया गया, अंपायर की भूमिका दी गई है, तो एक पक्ष को लेकर के चलने लगे आइडियोलॉजी के तौर पर और बाहर जाके बोले कि हम विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसे ही छोड़कर, चाहे वो विपक्ष हो चाहे यहाँ के लोग हों। तो हमें नहीं लगता कि इस तरह से एक मुकम्मल विकसित भारत बनेगा या विकसित राष्ट्र बनेगा जहाँ पर इस तरह से बहस और विचार होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। ये चिंताएं एक आप नागरिक की तरह हैं, उसको उसी रूप में लीजिए। आप क्या सोचते हैं ये भी मायने रखता है। आप अपना भी विचार बताइए और जानिए, समझिए, सोचिए कि देश किधर जा रहा है और कैसे ले जाना है। ये आपके ऊपर भी, आपका नागरिक होने के नाते ये कर्तव्य भी है। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।